हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का अगर पहला चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें व्हाट इज केमिकल रिएक्शन देन इक्वेशन, यानी कि हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की। तो जैसे फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन लेते हैं, तो सबसे पहले हम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन से हम बात करें तो क्वेश्चन लिखेंगे, ओए नहीं चल रहा है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं तो पहला क्वेश्चन मेरा बनता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा रिएक्शन को जो हम लिखेंगे उसको लिखते हैं RXN। ठीक है, इसका मतलब होता है रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो क्या केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल देखिए रिएक्शन हम बोले कैसे लिखेंगे रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस chemical reaction are the process in which new substance with new properties are formed. New substance with new property are formed. क्या है केमिकल रिएक्शन? क्या है वो? केमिकल रिएक्शन है ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ क्या होते हैं? फॉर्म, जन्म लेते हैं। जैसे समझाने के लिए अगर बोले हम तो जैसे देखिए, जैसे एक वाटर हुआ, वाटर और क्या हुआ? शुगर। और वाटर शुगर, अब पहले क्या है? इसका टेस्टलेस है वाटर और कलरलेस है। शुगर क्या है? स्वीट्स है। अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? जूस बनेगा। यानी क्या है? कोई न्यू सब्सटेंस प्रॉपर्टी क्या फॉर्म हो रहा है और अपने नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसमें कुछ लिखवाएंगे आगे। देखिएगा, नोट करके लिखिएगा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, during chemical reaction the atoms of one substance do not change into another substance it can only rearrangement of atoms। देखिए केमिकल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द एटम ऑफ वन सब्सटेंस क्या होता है? The atom of one substances do not change into another substances. It can only rearrangement। जो एटम होता है वो चेंज नहीं होता है, क्या होता है? रीअरेंज होता है। ठीक है, क्या होता है? रीअरेंज होता है।
अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में हो गया जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी अलग एटम है, ये भी क्या है, अलग एटम है। जब भी रिएक्शन कराएंगे तो न्यू सब्सटेंस बनेगा न्यू प्रॉपर्टी के साथ, बट क्या होगा, एटम रीअरेंज होंगे। क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे इसको हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा रिएक्शन के दौरान ZnSO4 प्लस H2। क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन था हाइड्रोजन था SO4 के साथ, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया और जिंक इसके साथ ऐड हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रीअरेंज क्या हुआ, एटम को रीअरेंज किया है। यानी कि अगर इसको देखेंगे तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आगे चलेंगे तो मालूम चलेगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग यही पढ़े कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यू प्रॉपर्टी के साथ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ रीअरेंज होता है, चेंज नहीं होता है। क्या होता है, रीअरेंज होता है। जैसे में जिंक प्लस H2SO4 है, इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन में, क्या पढ़े थे, मान चलिए कोई सब्सटेंस है, ए और बी सब्सटेंस से अलग अलग, तो क्या बनेगा, ए बी। क्लियर, यानी क्या है, ए बी या कोई भी बी सी, कुछ भी बन सकता है, ए बी या बी सी या कुछ भी सी डी, कुछ भी बन सकता है। ये क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जो कोई सब्सटेंस बन के एक फाइनल प्रोडक्ट देता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिए थे जिंक प्लस H2SO4, रिएक्शन के आने के दौरान क्या हुआ था, ZnSO4 प्लस H2। क्लियर, ये हुआ था। यानी कि क्या है, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए दो substances which take part in chemical reaction is called reactants। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, it is always written in left hand side, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा लिखते हैं। देखिए दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे अभी यहाँ पर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने से पहले रिएक्शन में भाग कौन कौन सा लिया है, तो जिंक और H2SO4। तो जिंक और H2SO4 को क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिएक्टेंट्स। और दूसरा पॉइंट है इट इज ऑलवेज रिटेन इन दी LHS, क्या है, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। अब आते हैं प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स, ठीक है। लिखिए द न्यू सब्सटेंस is produced as a result of chemical reaction is called product। ये क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
यानी कि जो केमिकल रिएक्शन कराएंगे उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट होगा उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी कि एक G2H2SO4 का जब रिएक्शन कराए हैं तो जो मेरा मिला है फाइनली, इसका रिएक्शन कराने के बाद जो रिजल्ट मेरा मिला है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसका सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज रिटेन इन द राइट हैंड साइड ऑफ ए रिएक्शन। क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज रिटेन इन राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या है, राइट हैंड साइड। यानी कि अभी तक हम लोग क्या देखे, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, नोट कीजिए। अभी तक हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोगों ने देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, इसके कुछ पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट कीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें पहला प्रॉपर्टीज है चेंज इन स्टेट। पहला प्रॉपर्टीज है चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था। चेंज इन स्टेट की अगर बात करें, देखिए जैसे पहला एग्जांपल इसमें हम लोग लेते हैं चेंज इन स्टेट का, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, गैस, ठीक, और ऑक्सीजन क्या हुआ, गैस। हाइड्रोजन भी क्या हुआ, गैस, और ऑक्सीजन भी क्या हुआ, गैस। जैसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, लिक्विड। देखिए इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट क्या था, गैस था, ये भी क्या था, गैस था। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएं तो मेरा बन गया H2O, जो क्या होता है, वाटर, यानी कैसा फॉर्म होता है, लिक्विड। यानी चेंज इन स्टेट हुआ। देखिए यहाँ पे क्या था, गैस, और यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड, यानी कि चेंज इन स्टेट। अगर इसकी सेकेंड एग्जांपल की बात कर दे तो लिख लीजिए बर्निंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना क्या होता है, पहले क्या होता है, सॉलिड, जलाने के बाद क्या होता है, लिक्विड, और कुछ क्या होता है, गैस। यानी कि बर्निंग ऑफ वैक्स, इसमें भी क्या होता है, चेंज इन स्टेट। नोट कीजिए, फिर चलते हैं चेंज इन कलर पे। नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। तो आइए चलते हैं, सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज है वो है चेंज इन कलर। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग तो सेकेंड प्रॉपर्टीज इसका चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात करेंगे तो पहला लेंगे हम लोग एग्जांपल। देखिए Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट है और आयरन है, इसको बोलते हैं आयरन, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जैसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए इसमें चेंज इन कलर कैसे होता है, जो आयरन होता है, मान लीजिए इसमें कुछ आयरन लिए हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, Fe, आयरन। आयरन का क्या है, चूर्ण है। ठीक है, एक बीकर में हम लोग लिए CuSO4, क्या है, CuSO4। CuSO4, जो CuSO4 होता है बाबू वो होता है ब्लू कलर। क्या होता है, ब्लू इन कलर। जैसे FeSO4 प्लस Cu को मिलाते हैं तो मेरा क्या बनता है, FeSO4 प्लस क्या बनेगा, Cu। देखिए Fe प्लस CuSO4 क्या है, ये आयरन है, कॉपर सल्फेट है। जैसे ही आयरन को डालते हैं कॉपर सल्फेट में तो क्या बनता है, देखिए यहां बनेगा FeSO4, जो FeSO4 बनेगा प्लस Cu। ठीक है, क्या है, प्लस Cu। जब जैसे बीकर में डालेंगे देखिए तो इसमें बनेगा आपका FeSO4, FeSO4, और जो Cu है वो नीचे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट जैसा बैठ जाएगा। क्या है ये, Cu। क्या है, Cu। ठीक है, जो इसका कलर होगा, इसका कलर क्या, ब्लू, और इसका कलर होता है ग्रीन ब्लू। क्या होता है, ग्रीन ब्लू। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। देखिए
तो चेंज इन कलर हुआ, यहाँ पे क्या था ब्लू, CO4 क्या था ब्लू, यहाँ पे जो कलर था इसका क्या था ब्लू, और यहाँ पे क्या गया ग्रीन ब्लू, क्या इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन, सॉरी ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, यानी कि सेकेंड हुआ चेंज इन कलर, क्या हुआ चेंज इन कलर, ठीक है। अब तीसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना। तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, वहां लिखेंगे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस। तब तक नोट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे इवोल्यूशन गैस। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस के हम लोग एग्जांपल की बात करें, देखिए द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is the characteristics of evolution of gas. evolution of gas यानी कि जब रिएक्शन कराएंगे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो उसमें किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी वहां से गैस निकलेगा। तो आइए देखते हैं रिएक्शन करा के। तो पहले लेंगे क्या लेंगे जिंक, ठीक है, क्या लेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा जिंक SO4 ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन क्या है गैस है, H2 गैस, यानी जो हाइड्रोजन गैस है क्या निकल के ऊपर उठेगा, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। यानी क्या यहाँ पर हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जिंक सल्फेट बना और क्या बना हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथा प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो चौथा प्रॉपर्टी है वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए जो चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो इस पे मेरा एक शॉर्ट्स वीडियो भी इसमें है, जिसमें दिखाए हैं प्रैक्टिकल करके कराए वहां पे, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर डालेंगे तो क्या हीट करेगा, हीट जनरेट होगा वो, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसमें लेंगे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CaO क्या है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है क्विक लाइम। जैसे CaSO4 में हाइड्रोजन डालेंगे, सॉरी वाटर डालेंगे, क्या ऐड करेंगे वाटर, तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, क्या बनेगा हीट, यानी कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर डालेंगे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं अस्केल्ड लाइम, क्या बोलते हैं अस्केल्ड लाइम, लाइम इसको बोलते हैं अस्केल्ड लाइम, ठीक है। यानी कि इसमें हीट जनरेट होता है, हीट क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी हीट इसमें से बाहर निकलता है। तो ये था चेंज इन टेम्परेचर, इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी किए हुए हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी है देख लीजिएगा। फिर हम लोग पांचवा देखेंगे प्रॉपर्टी, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो नेक्स्ट नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग पांचवें प्रॉपर्टी की ओर, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो पांचवा पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हम देखेंगे, देखिए PbNO2 का होल थ्राइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा PbI यानी Pb पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस KNO3, क्या हो जाएगा KNO3, ठीक है, क्या बनेगा KNO3। तो ये हुआ मेरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये मेरा बन गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, क्या पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो यहां तक नोट कीजिए, जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
जिसको भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताएंगे। PbNO3 का होल ट्वाइस है, गलती हो गया सॉरी, PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर NO3, ठीक है। तो अब हम चलेंगे केमिकल इक्वेशन की ओर, तब तक नोट कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं केमिकल इक्वेशन की ओर। अभी तक हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन, अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन देखेंगे हम लोग। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो लिखिए, इट इज ए मेथड ऑफ representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of substances is called chemical equation। इक्वेशन को इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन होता है, इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग विथ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म यानी कि सिंबल और कुछ फॉर्मूला को सब्सटेंसेस के फॉर्मूले के आधार पर लिखते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। ये कुछ नहीं है कि मेथड लिखने का। जैसे हम बात करते हैं जिंक, ठीक है, जैसे हम बात करेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है और इसको सिंबल और फॉर्मूला के यूज करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। यानी कि ये क्या है, देखिए जिंक जेड होता है जिंक का, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 और जो रिएक्शन होगा वो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस H2 गैस। देखिए ये हुआ मेरा रिएक्टेंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है क्या हुआ रिएक्टेंट, और ये हुआ मेरा प्रोडक्ट, क्या हुआ, देखिए कुछ नहीं था, ये भी क्या है केमिकल रिएक्शन है और उसको सिंबल और फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लिख दिए तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी कि सिंबल और फॉर्मूला का यूज कर दिए तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसी प्रोसेस को सिंबॉलिक और फॉर्मूला का यूज करके लिख देते हैं, यानी वो मेथड है लिखने का, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि डिफरेंस भी समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन का और केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ नए टॉपिक देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन में देखेंगे टाइप्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन जो होता है, केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है द बैलेंस इक्वेशन in which a balanced chemical equation in which the number of atoms of different element
different element is same as well as reactant and product side। प्रोडक्ट यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी एटम होंगे, जितने भी डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के एटम होंगे, यानी अलग अलग सब्सटेंसेस के जितने भी एटम होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होंगे, उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम इसको डाटा देके बताएं आपको, देखिए हम डाटा लिखते हैं हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे, इसमें हो जाएगा रिएक्टेंट, इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट और इसमें होगा नंबर ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करेंगे लेकर, तो इसका हो गया जिंक प्लस H2SO4, जो बार बार हम लोग देख रहे हैं जिंक सल्फेट का, जिंक और इसको बनाएंगे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। देखिए सबसे पहले एटम ले लेंगे किसका, सब्सटेंसेस का। इसमें क्या है, जिंक होगा, जिंक, और क्या आ गया एक ठो सल्फर, और क्या आ गया ऑक्सीजन, और क्या आ गया हाइड्रोजन। क्या क्या आया, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए जब रिएक्टेंट साइड में देखेंगे जिंक, तो जिंक के कितने एटम रिएक्टेंट साइड में बाबू, तो एक। ठीक है, और सल्फर के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट में जिंक कितने हैं, एक हैं, और सल्फर कितने हैं, तो एक हैं, और ऑक्सीजन कितना है बाबू, तो 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। ये हुआ रिएक्टेंट साइड का। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट साइड का, तो प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो जिंक कितने हैं, तो प्रोडक्ट में भी एक है। ठीक है, ओके। सल्फर कितना है, सल्फर इसमें भी एक है। ऑक्सीजन कितना है, तो SO4 इसमें भी कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, तो इसमें भी क्या है, 2 है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम है अलग अलग एलिमेंट्स का, वही क्या है, प्रोडक्ट साइड में। तो वहीं पे लिखवाए थे, इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज सेम एज वेल एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी जितने रिएक्टेंट में है उतने ही है प्रोडक्ट में, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 12:30 बजे, 12:25 हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए 12:25, और रात को हम आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, रात को जग के बना रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए तो हम लोग देखेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन in which number of different atoms, number of in which number of atoms of different element are unequal, reactant and product, reactants and product। ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में है, ऐसा इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या वो एक से अधिक एलिमेंट का जो नंबर होगा क्या होगा, अनबैलेंस होगा, रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट में। जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे वाटर बनाने का, यानी कि H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, H2O बनता है, वाटर। क्या बनता है, वाटर। ये गैस है, ये क्या है, गैस है, तो क्या बनेगा, वाटर, लिक्विड बनेगा। यानी कि अगर हम इसका चेक करें, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ एटम,
ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट। इसमें हो गया हाइड्रोजन और इसमें हो गया ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड में मेरा हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2। अब देखिए प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हाइड्रोजन, तो 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1। यानी कि यहाँ पर क्या है, अनबैलेंस है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट साइड में क्या है, 1 है, यानी कि अनबैलेंस है। और एक बात नोट कर लीजिएगा, जैसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो जो मास भी क्या होगा इसका, नंबर ऑफ एटम क्या है, अलग अलग है, तो मास भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहेगा तो मास क्या होंगे, सेम। मास क्या होंगे, सेम। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में क्या होंगे, मास सेम होंगे, क्योंकि जितना एटम रिएक्टेंट में है उतना ही एटम प्रोडक्ट में है। और हाइड्रोजन का 2 एटम रिएक्टेंट में है तो हाइड्रोजन का 2 एटम प्रोडक्ट में है। अगर दोनों का मास भी क्या होगा, सेम। लेकिन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, मास क्या होगा, डिफरेंट। यानी कि रिएक्टेंट में कुछ अलग हो गया, प्रोडक्ट में कुछ अलग हो गया। अगर मास की बात करें, देखिए इसका एटॉमिक मास 1 होता है तो कितना हो गया, 2 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास मेरा होता है, इसको बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं, AMU। इसको देखिए 2 हुआ और इसका कितना होता है, 8। 8 2 जा 16, कितना हुआ, 16। 8 एटॉमिक नंबर 8, तो ए का क्या हुआ, 16। 16 इंटू कितने हैं, 2, तो क्या हुआ 16 इंटू 2 यानी कि 32। टोटल कितना हुआ, 34। अगर ग्राम की बात करें तो मान लीजिए 34 ग्राम। इधर कितना हो गया वाटर का, तो ये होगा 8 का हो गया 16 और 1 + 2 यानी कितना हुआ, 18। यानी कि ये अनबैलेंस मास हुआ, इसका मास 34 ग्राम हो गया, इसका मास 18 ग्राम। यानी कि मास भी क्या हुआ, अनबैलेंस, क्योंकि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 एटम है ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास 16 इंटू 2 32, और हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, यानी कि 32 + 2 34। ये होगा 16 + 2 18। यानी कि मास भी क्या हुआ, डिफरेंट। यानी कि अनइक्वल अनबैलेंस इक्वेशन में मास क्या होता है, डिफरेंट, और बैलेंस इक्वेशन में मास क्या होता है, सेम। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रात के 1 बजने वाले हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गया है, लेट नाइट हो गया है, और भी देखना है हमको। तो हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे पार्ट 2 में। यानी कि जो इस चैप्टर का 2 पार्ट बनेगा और 1 पार्ट क्वेश्चन आंसर का, यानी कि टोटल 3 पार्ट्स होंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।